नमस्कार। सब नेकियों में सबसे बड़ी नेकी वो है जिसके लिए आपने अगर किसी का उपकार किया है तो वो उपकार करके जताया ना जाए और न ही उसमें देरी की जाए। तो ऐसी एक कहानी है कि एक बहन थी जिसकी 3 और बहनें थी और वो नर्सिंग का कोर्स किया उसने और फिर जॉब करने लगी। तब जब जॉब करने लगी तो एक लड़के का रिश्ता है शादी के लिए। बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। तो बोला कि क्यों नहीं? बोला मुझे अपनी तीनों बहनों का, क्योंकि माता पिता नहीं है तो मैं इन तीनों बहनों का भविष्य सुधारूंगी फिर शादी करूंगी। पर जब तीनों बहनों के लिए भविष्य की पढ़ाई, उनकी जॉब, उनकी शादियाँ ये सब हुई, तब तक उनकी उम्र निकल चुकी थी। तो उन्होंने वो चाहती तो अपनी शादी करके तीनों बहनों को छोड़ सकती थी और अपना जीवन बना सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहनों का जीवन भी बनाया और अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे ही एक आनंद वृद्धाश्रम में रहने आई थी गुजरात की रहने वाली नलिनी जी, जिन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं की और उनकी माँ भी उनके साथ रहती थी और उनकी बहन भी उनके साथ रहती थी और उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए पूरी उम्र शादी नहीं की और बहन की भी शादी हुई थी, वो भी वापस घर आ गई। तो उन सबको उन नलिनी जी ने अकेले संभाला और जब उनकी उम्र अब 70 साल हो गई तो उनसे सब काम नहीं हो रहा था। तब उन्होंने वृद्धाश्रम, आनंद वृद्धाश्रम में आई और फिर उन्होंने यहाँ आकर रहने का निर्णय लिया। नमस्ते दी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? नलिनी में। कितनी उम्र है आपकी? 64। और दादी? ये मेरी मम्मी है। क्या नाम है इनका? जयाबेन। इनकी कितनी उम्र है? 85। 85। और एक दीदी और है ना आपके साथ में, उनका क्या नाम है? ज्योत्सना बेन। अच्छा, और वो आपकी बेन है, बड़ी बेन। आपकी बड़ी बहन। दीदी आप कहाँ से हो? जामनगर से। यहाँ सर्विस करती थी जीजी हॉस्पिटल में, नर्सिंग स्टाफ थी। यहाँ उदयपुर में? नहीं, जामनगर में। अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में काम किया 30 साल। अब रिटायर हो गई। तो आपने शादी नहीं करी? उनकी पापा आपके क्या करते थे? इसके पान की छोटी मोटी गामड़े में दुकान थी। वो बीमार पड़ गए तो मेरे साथ आ गए और 10 साल से गुजर गए, मेरे साथ ही गुजर गए। तो दीदी ऐसी क्या परेशानी, मतलब दिक्कत आपको आने लगी जॉब छोड़ने के बाद? कि घर छोड़ना किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है ना? पर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्या हुआ था? टेंशन बढ़ गया था। 9 वागे जा, नाश्तो करो, खारी जा। टेंशन सब नहीं होता, अब तकलीफ थक गई हूँ मैं। हाथ में आता ही 30 साल से संभालती हूँ। बोलो। अब मुझसे घर कारवार का सब नहीं होता। खारी खाना पकाना, ले आना सब नहीं होता मुझसे। यदि परिवार में अपना कोई मेंबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वृद्धाश्रम की उपयोगिता कितनी अच्छी हो सकती है ये हम समझ सकते हैं। नलिनी जी को टीवी के माध्यम से पता चला, इन्होंने यहाँ पर संपर्क किया और अब ये तीनों आराम से वृद्धाश्रम में एक घर की तरह रह रहे हैं। तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? सही लगता है। अच्छा लग रहा है? यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? दिक्कत नहीं है। खाना पीना यहाँ जो मिलता है वो नहीं, टाइम से मिल जाता है? मिल टाइम से मिल जाता है। ऐसा दान दे के ऐसी संस्था चलाता है। दीदी को भी धन्यवाद है। दीदी का तो वखाण करने का शब्द ही मेरे पास नहीं, आपके भी वखाण करने का शब्द नहीं। इतनी माया है, अपने लोग जैसी माया बताते हो। तारा संस्थान निर्धन और असहाय बुजुर्गों के लिए उदयपुर, प्रयागराज और फरीदाबाद में वृद्धाश्रम संचालित कर रहा है। ये सभी वृद्धाश्रम निःशुल्क हैं। आपके स्नेह सहयोग से उदयपुर के आनंद वृद्धाश्रम के नवीन भवन के निर्माण को लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। पहले पुराने भवन में केवल 45 बुजुर्गों के ही रहने की व्यवस्था थी, जिस वजह से कई बुजुर्गों को निराश होना पड़ता था। खुशी इस बात की है कि अब यहाँ पर लगभग 200 बुजुर्ग आराम से रह सकते हैं। आनंद वृद्धाश्रम में रहना, खाना, चिकित्सा इत्यादि सभी सुविधाएं
बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। वो बुजुर्ग 60 साल से अधिक आयु के हैं जिन्हें अपने जीवन निर्वाह में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इन वृद्धाश्रम रूपी घरों में आकर आराम से रह सकते हैं। इस नेक कार्य का समस्त श्रेय हमारे सहृदय दानदाताओं को जाता है। जिस प्रकार से एक घर को चलाने के लिए हर महीने का खर्चा होता है, उसी तरह से इन वृद्धाश्रमों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इन्हें निरंतर सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कॉर्पस फंड की एक योजना बनाई है। आपसे अपील है कि इस योजना में हमारा साथ दीजिए ताकि असहाय बुजुर्गों की लगातार बिना किसी बाधा के केयर की जा सके। एक आवाज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कमलेश कुंवर जी से करवाने जा रहे हैं। कमलेश कुंवर जी जिन्हें हम गौरी योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कमलेश कुंवर जी की ज़िंदगी के बारे में कि कैसी उनकी ज़िंदगी पहले थी और अब उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। ये जीवन ईश्वर की देन है और जीवन मरण का फैसला भी उसी के हाथ में होता है। कभी कभी अच्छे खासी चल रही जिंदगी में अचानक से ग्रहण लग जाता है। कमलेश जी के पति का निधन 3 साल पहले हो गया था। उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कमलेश कुंवर। कितनी उम्र है? मेरी 36। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड एक्सपायर हो गए। कब हुए? उनको 3 साल हो गए। क्या हुआ था उनको? उनको हार्ट अटैक हुआ था। कुछ काम करते थे? नहीं, घर पे ही थे, खेती वगैरह। मैं तो यहीं थी, वो गांव गए हुए थे और एकदम से मतलब सीने में दर्द हुआ लेटे हुए कि, और सब इकट्ठे हुए तब तक तो हो गया था। फिर तो मेरे आप को, यहाँ कहाँ थे? मैं यहीं जहाँ पे रहते थे किराए के मकान में, वहीं थे। तो आपके हस्बैंड थे उस समय, आपका घर मतलब अच्छे से चलता था, कोई परेशानी तो नहीं थी? हाँ, अच्छे से चलता था। कोई परेशानी तो नहीं थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। घर के मुख्य अर्निंग सदस्य के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी एक असहाय पत्नी पर आ जाती है कि किस प्रकार अपने घर का खर्चा चलाए और किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाए। घर भी किराया का हो तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है। कमलेश जी ने बताया कि मकान का किराया ही 4000 रुपए है और एक छोटी सी नौकरी करके परिवार चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो कमलेश, उनके जाने के बाद में अब आपको क्या परेशानी आने लगी बच्चों को बड़ा करने के लिए? अब यही बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ किराया, अब किराए के मकान में किराया देना, खाने पीने का सब अकेली के ऊपर है तो मैनेज नहीं हो पाता है। बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं आपके? हाँ, बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बेटा 9th में है और बेटी 3rd में है। तो फिर उनको बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कौन दे रहा है? फिलहाल तो मैं ही दे रही हूँ। कभी छोटी मोटी कोई मदद कर देता है तो कर देता है, नहीं तो अभी आप जिस मकान में इसमें रह रहे हो, तो ये मकान घर का है या किराए का है? नहीं, ये किराए का है। कितना लग रहा है बेटा किराया? इसका 4000 है मैडम। तो आप कहीं अभी कुछ काम वगैरह कुछ करने जा रहे हो? हाँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कोई काम, थोड़ा सिलाई बहुत वगैरह भी कुछ करते हो? सिलाई करती हूँ, बट टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम तो नौकरी, छोटी मोटी नौकरी कर रही हूँ जो उससे मैं हो जाता है। फिर घर का काम, बच्चों को पढ़ाना, थोड़ी बहुत मम्मी के यहाँ से हो जाती है हेल्प। ऐसे करके चला देते हैं, महीना जैसे तैसे निकालते हैं। बेटा, बच्चे उनके पापा को याद करते हैं? हाँ, बहुत करते हैं। क्या कहते हैं जब बच्चों को? करते हैं, जैसे बेटा तो बड़ा है तो समझता है, मेरे सामने नहीं इतना करता है। बेटी कभी कभी करती है मिस उनको, या लो छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे करते थे पापा, वो करते थे वो करते थे। तो बेटा उस समय क्या लगता है आपको? लगता तो है ना मैडम, रोज दुख तो मतलब लगता तो बहुत कुछ है। जैसे
अभी होते तो मेरे को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे से दिन निकल रहे थे, सब कुछ अच्छा था। बच्चों को देख के फिर दुख भी होता है, पर उनके सामने मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। फिर अकेले में फिर रोना भी आता है, रो भी लेती हूँ 1-2 बार दिन में। उस समय यही लगता है, थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। वैसे मिलते हैं तब सब अच्छे ही रखते हैं, सब कुछ है, फिर भी उनकी कमी तो महसूस होती है ना। जब निराशा मन में छा जाती है तो सबसे शिकायत होने लग जाती है। किसी भी बात में मन नहीं लगता, चाहे त्योहार हो या कोई और फंक्शन। लेकिन मन को एक नई मजबूती के साथ आगे देखने के साथ साथ ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसे हम नकार नहीं सकते। शिकायत किया, जैसे अभी नवरात्रि का टाइम था और उसी टाइम गए यहाँ से, वो नवरात्रि के हिसाब से ही थे, तो मेरे को यूँ किसी भी त्योहार में या कि कोई भी इसमें मन नहीं लगता है कि मैं पूजा करूँ, नवरात्रि में घर पे जाऊँ। सब बुलाते भी हैं घर पे, नवरात्रि हमारे कुलदेवी माँ की पूजा होती है, तो आओ। पर उसी टाइम ये हुआ, 9 दिन उपवास रखा, सब कुछ किया उन्होंने। उसके बाद भी मतलब माता जी कहाँ पे आए यूँ। तो यूँ सोच के थोड़ा लगता है कि भगवान भी नहीं है इस दुनिया में आजकल कहीं पे भी। कितना भी पूजा कर लो, कितना सब कुछ करो, फिर भी हस्बैंड की याद आती है? आती है ना मैडम, लगता है। सास ससुर मतलब ससुर जी को तो मैंने देखा नहीं है, वे सासू जी थे, बहुत अच्छे थे वैसे, पर लगता है कि वो भी होते तो भी मेरे को एक सहारा रहता। मम्मी होते तो भी एक सहारा रहता। भगवान ने उनको भी नहीं रखा। दोनों माँ बेटों को साथ में ही उठा लिया था, 6-6 महीने का गैप देके। तो अभी ससुरा जी हैं बस खाली? ससुरा जी नहीं है, उनको तो देखा ही नहीं मैंने, शादी होने से पहले ही हो गए पहले थे। ही चले गए। तारा संस्थान कमलेश जी को दानदाताओं के सपोर्ट से हर महीने 1000 रुपए की नकद सहायता कर रहा है। इस मदद से इनके बच्चों के ऑटो स्कूल की फीस इत्यादि की व्यवस्था भी हो जाती है। घर का एक मद भी यदि इससे पूरा हो जाता है तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी राशि उस समय बहुत बड़ी लगती है जब बेहद जरूरत होती है। कमलेश, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है, क्या मदद मिल रही है बेटा? मैडम मेरे को महीने के 1000 रुपये मिलते हैं। वो आपको कैश मिल रहे हैं या बैंक में आ रहे हैं? नहीं मैडम, बैंक में। उन पैसों को आप किस में काम में ले रहे हो? मैडम बच्चों की फीस स्कूल की, या फिर ऑटो का, दो कुछ भी 1000 रुपये महीने के तो ऑटो का हो जाता है दोनों बच्चों के। तो बेटा, तारा संस्थान से जो ये मदद आपको कर रहे हैं उसके लिए आप उनको क्या धन्यवाद देना चाहोगे? मैं तारा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को अगर 1000 रुपये की भी महीने की मदद मिलती है तो मेरे लिए तो 10,000 के बराबर है। जैसे बच्चों की फ़ीस वगैरह में जिस में भी मैं करूँ खर्च, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास 1000 रुपये आएंगे तो मैं उसमें कर दूँगी, ये कर दूँगी। पहली बार की सफलता हमारी किस्मत पर निर्भर हो सकती है, लेकिन बार बार की सफलता तो सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम होता है। तारा संस्थान अपने सभी सेवा कार्य आपके माध्यम से कर रहा है, उन दानदाताओं के माध्यम से कर रहा है जो निष्काम भाव से निरंतर जरूरतमंद लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं। घर में कौन कौन है आपरे? घर में तो एक बच्चो है न, एक बच्ची है ना। आपरे घर में करमू नहीं है। कदी शांत व्या? 5-6 साल हो गया। कई व्यो बना रहे? एन बीमारी एन गया। एक नानो और एक नानी से आपरे कई कहाँ भणे वा? नहीं बने बरोबर तो बंद 12 महीना हो गया। 8वीं बनी वापस घरे वा हमारा वालों है ही नहीं जो तो बच्चो छोटो है जहीरो बनवाने। तो बच्चों को तो छोटो आपरे? बच्चो है 8 साल रहेगा। तो आपरे नानी वनने हमालती वेगा जणियों बच्चे भणवाने नहीं की। हाँ। भैरूलाल जी के घर की भी हालत खराब तो है ही, लेकिन इसकी एक दीवार भी गिर गई है, परंतु आर्थिक समस्याओं के चलते ये ठीक भी नहीं करा पा रहे हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो केवल पैसे से ही पूरी की जा सकती है। अगर ठीक से आय का जरिया नहीं हो तो किसी न किसी तरह से दुख सुख पाकर सहना ही पड़ता है।
હવે આપણે યો ઘર જો યો ઘર તો બિલકુલ ही કાચો આપણે તો ઈ મહિને તો પછી પાણી વાણી ચોમાસામાં પડતો વેગા ને पड़े न पानी તો પછી રાતે પછી કિતર હુआ हुआ गई वहाँ हुआ आदि दान नहीं हुआ तो वहाँ बेवर करा गई તો પછી પાકો ક્યું નહીં કરાયો ને पाको तो है ही नहीं कोड़े तो करावा गई તો પછી હાજા માંદા વઈ જાવ જનાળ પછી કોણ અવેરે अवेरो कौन अवेरो बच्चे छोटो न वहाँ छोरी छोटी ને પછી છોરા છોરી માંદા વઈ જાય તો પછી દવાખાને કોણ લઈને જાય अब लेता तो कौन परिवार में कोई वेद लेता न जो वहाँ बोरा काली कौन लेता न ને દવાઈ રે વાતે પયા તો છાવે કે નહીં છાવે हाँ छावे તો પછી પયા કોણ ખર્ચ કરે कौन खर्च करे बे कहीं कहाँ तो वेद दे जो वहाँ कोई जी माने तो जो तारा संस्थान भैरूलाल जी को तृप्ति योजना के माध्यम से हर महीने राशन का सामान और 300 रुपये नगद उपलब्ध करवा रहा है ताकि घर चलाने में थोड़ी मदद मिल सके। मिल रहे नगद पैसों से घर की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो बेरूलाल जी तारा संस्थान जो आपने मदद दे रहा है वनडे वास्ते आप बनाने कई कहना चाहो ये सामान आप दे रहा हो तो तेरे मारे छोटा छोटी मोटा नहीं वेद दीजिए कार्यक्रम के अंत में मैं उन लोगों का नाम आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने तारा संस्थान का विज़िट किया, यहाँ के कार्यक्रमों को सराहा, खुश हुए, अपने कुछ सजेशंस दिए। तो उनके नाम इस प्रकार है। वन देवी यूके से श्री जगदीश जी प्रसाद गनेरीवाल, श्री रामेश्वर लाल गुप्ता एवं साथी दिल्ली से, प्रेम सुमन जी झालावाड़ से, श्री सुनील अंचल जी शाहजहांपुर से। मैं आप सभी अपने डोनर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको धन्यवाद देने के साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाह रही हूँ कि वो तारा संस्थान को विज़िट करने के लिए आएँ। और साथ ही साथ विज़िट करने के अलावा आप जानते हैं कि उदयपुर एक बहुत खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट प्लेस है। बहुत टूरिस्ट आते हैं, देश से विदेश से बहुत टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे लेक सिटी कहा जाता है इसे। तो आप दोनों काम आपके हो जाएंगे, आप संस्थान को भी विज़िट कर पाएंगे क्योंकि आप ये जगह देखिए जहाँ आपने अपना पैसा दिया है। तो आप देखिए कि आपके पैसे का किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो आपको मैं कह रही हूँ कि एक बार आप अवश्य प्रोग्राम बनाएं। कार्यक्रम के अंत में कुछ पंक्तियाँ। ऊंचे ऊंचे शिखर पर्वत बादलों संगीत गाएं, कल कल बहते झरने अनंत शांति का संदेश सुनाएं। वो गुनगुनाती सी हवाएं दिल को बहलाती जाएं, करे हैं मन की अब हम यहीं रुक जाएं। नमस्कार।